नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद यादव सिवान से। सबसे पहले मैं माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों साथियों, कश्मीर का एक उर्दू कवि जिनका नाम है ब्रिज नारायण चकवश ने कहा है, खिल के कुछ तो बहारे जा फिजा दिखला गए, खिल के कुछ तो बहारे जा फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंजों पर है जो बिन खिले मुरझा गए। दोस्तों, मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी जो एक महान चिंतक, एक बहुजनों के आवाज़, मूल निवासियों के धरोहर, एक निष्पक्ष इतिहासकार, एक बौद्ध साहित्य को बाबा साहेब के चले जाने के बाद भारत में अच्छी जानकारी रखने वाला मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी थे, जिन्होंने बाबा साहेब के मोटी मोटी किताबों को छोटे छोटे आकार में रूप दे करके, छोटे छोटे आकार में किताबों को निकाला कम मूल्यों पर, ताकि बाबा साहेब के सपनों का भारत बन सके। उस व्यक्तित्व को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं दोस्तों, क्योंकि मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी का 14 अप्रैल 2006 को इसी बिहार के सिवान जिले में आना हुआ था। पति पत्नी दोनों आए थे और सिवान के अंबेडकर साहब के संविधान को, उनके सोच से, उनको सपने को ऊंची उड़ान देने वाले सिवान के दो हस्ती, भाई राजदेव बौद्ध जी और भाई गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न जी, जो सिवान के लोगों ने 14 अप्रैल 2006 को मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी को सिवान की धरती पर लाने का काम किया था। वे पति और पत्नी दोनों आए हुए थे सिवान में, और वो अपनी किताब लेकर भी आए थे। यहाँ स्टॉल लगा हुआ था और उन्होंने सिवान में आने के बाद उनके प्रेस में पचरुखी के रहने वाले, पचरुखी के बगल में गम्हरिया गांव है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति आज भी उनके प्रेस में काम करता है। उनके घर भी गए थे पति पत्नी दोनों। बहुत महान हृदय के व्यक्ति थे, सरल जीवन और उच्च विचार था मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी। मुझे वो याद है जिसमें हिंदुस्तान के मुख्य पेज पर निकला था कि भाई डॉक्टर भीमराव के नाम पर होगी 21वीं सदी। उन्होंने स्पीच दिया था, भाषण दिया था, और उनके मंच पर मान्यवर अवध बिहारी चौधरी, जो सिवान के गांधी कहे जाते हैं, मौजूद थे। सिवान के डीडीसी जयमंगल पासवान जी मौजूद थे, परमात्मा राम जी मौजूद थे, एजाजुल हक साहब भी मौजूद थे, शिव कुमार माझी जी मौजूद थे। और बाबा साहेब के नाम पर एक फ़िल्म का भी मंचन किया गया था। उस फिल्म की कहानियों को फिल्माया गया था, जिसमें बाबा साहेब का रोल अदा किया था भाई गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न जी ने, और बाबा साहेब की पत्नी बनी थी भाई राजदेव जी की पत्नी उषा बौद्ध जी। उषा जी बौद्ध ने इतना मार्मिक अपने अदा को पेश किया था कि जिस तरह से 1935 में रामाबाई बाबा साहेब को छोड़ करके चली जाती हैं, उनका परिनिर्वाण हो जाता है और बोलती हैं कि बाबा साहेब, मैं इन 7 करोड़ लोगों को आपके कंधे पर छोड़ कर जा रही हूँ। इनका ख्याल करना
उस तरह से जब उषा जी बौद्ध ने इस दृश्य को जब पेश किया था तो शायद माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, एजाजुल हक साहब जो जीरादेई के एमएलए हुआ करते थे, परमात्मा भाई जी जो आज भी एमएलसी हुआ करते थे, जो मौजूद हैं, ये सारे लोग दर्शक और श्रोता सभी रो पड़े थे। और उस समय माननीय मोहनलाल दास जी जो जज साहब थे, अब तो वो नहीं हैं हम लोगों के बीच में, वो भी मौजूद थे मंच पर। मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी ये बखूबी जानते थे। मेरे पास उनकी एक किताब अभी आपके सामने मौजूद है। यह किताब, इसकी कीमत 40 रुपये है और ये बाबा साहब के द्वारा लिखी गई किताब है। ईश्वर, आत्मा एवं वेद आदि में विश्वास अधर्म है। इस छोटी सी किताब की कीमत मात्र 40 रुपये है। आप सोचिए कि मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी एक कुशल इतिहासकार, एक निपुण इतिहासकार, एक निष्पक्ष इतिहासवेता, एक अन्वेषककर्ता, बौद्ध साहित्य को बहुत अच्छी तरह से जानने वाला बाबा साहब के पास बाबा साहब के बाद वे दूसरा व्यक्ति हुए जिनका यहाँ से चले जाना हम तमाम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं दोस्तों। कि कोई भी जो बहुजनों का आवाज़ का मिसाल बूझता है तो हम तमाम मूल निवासी थोड़े देर के लिए टूट जाते हैं कि कम से कम, क्योंकि जितने भी पाखंडी राजनीतिज्ञ हैं, हम मूल निवासियों का, हम दलितों का, हम पिछड़े वर्गों का वोट लेकर के कुर्सी ले लेते हैं और कुर्सी लेने के बाद अपनी झोली भरने में लग जाते हैं। लेकिन जब किताब के माध्यम से मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जो क्रांति किया, जिसके लिए 25-30 करोड़ भारत के बहुजन रो रहे हैं, मूल निवासी रो रहे हैं, पिछड़े लोग रो रहे हैं, और मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मान्यवर अखिलेश प्रसाद यादव जी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों कि जब फिल्मी जगत की हस्तियां मरती हैं तो नामचीन हस्तियां जुट जाती हैं। और ये भी मैं मानता हूं कि मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी भले ही शरीर से वो समाप्त हो गए, लेकिन विचारों से हमारे दिल में रहेंगे, आपके दिल में रहेंगे। पुस्तकों की रचना करके, पुस्तकों का प्रकाशन करके उन्होंने बहुजनों के आवाज़ को बुलंद कर दिया कि जब तक ये धरती रहेगी मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी जिंदा रहेंगे। और सिवान की तमाम धरती की तरफ से, तमाम जनता के तरफ से शांति स्वरूप बौद्ध जी को मैं बार बार नमन करूंगा, क्योंकि सिवान की धरती इतनी पवित्र धरती है जहां पर भाई राजदेव जी के सहयोग से, यहाँ के जनता के सहयोग से, यहाँ के अम्बेडकरी गार्जियनों के सहयोग से, बच्चे, बूढ़ा, नौजवान, जिन लोगों ने अम्बेडकर जयंती को मनाने में समय दिया, पैसा दिया, श्रम दिया, तमाम लोग इसके गवाह हैं कि भारत में कम से कम सिवान की धरती पर मान्यवर प्रकाश राव जी की पत्नी मीरा ताई जी भी आई हैं। डीबीएस सेहरा साहब, जिनके बेटे द्वेष सेहरा साहब सिवान में डीएम थे, वो भी आए थे। सीएम पिप्पल आए थे। और ये लोग जो अम्बेडकर साहब के मुहिम को आगे चलाते हैं, मान्यवर एम.के. राजन साहब, एम.आर. रंजन साहब, द्वारिका भाई जी, शिव कुमार माझी जी, बी.के. माझी जी, तमाम लोग मिल करके, भाई प्रदीप यादव जी, तमाम मिल करके ये लोग मनाते हैं और बड़े हस्तियों को बुलाते हैं। दोस्तों, 25-30 करोड़ लोग, भारत के लोग नम आँखों से सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हालांकि प्रिंट मीडिया ने उनको तवज्जो नहीं दिया है, मुझे बड़ी हंसी आती है।
दोस्तों कि जॉर्ज फ्लॉयड जो हैं अमेरिका में आज से 2-4 रोज़ पहले शहीद हो गए। क्या किया? काले लोगों में से आते थे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की पुलिस ने लगभग 8 मिनट तक उनके गर्दन को घुटने से तब तक दबाए रखा जब तक कि उनकी मौत नहीं हो गई। और उन्होंने कहा भी, आई कांट ब्रेथ, मैं सांस नहीं ले सकता हूँ। दोस्तों, क्या ये लड़ाई था? उस जॉर्ज फ्लॉयड को भारत की प्रिंट मीडिया ने अपने अखबारों में तवज्जो दिया, लेकिन मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। एक भारत के संविधान के मुताबिक समाज की रचना करना चाहते थे, समरस समाज की रचना करना चाहते थे। उनके श्रद्धांजलि में अखबार वालों ने किसी भी पेज पर कोई जगह नहीं दी। क्या मीडिया का यही काम होता है? इसीलिए भारत की मीडिया बेईमान और चापलूस कहलाती है। भारत की मीडिया जो है वो राजनीतिज्ञों के गोद में खेलती है। अफसोस की बात है कि इस मीडिया कर्मी को, पढ़े लिखे व्यक्तियों को, राजनीतिक पंडितों को कम से कम राष्ट्र के सवाल के नाम पर, इतिहासकार के नाम पर, क्योंकि साहित्यकार, इतिहासकार, बुद्धिजीवी ये पूरे दुनिया के लोग होते हैं, पूरे दुनिया के लिए जीते हैं, पूरे दुनिया के लिए लिखते पढ़ते हैं। लेकिन जो लोग पक्षपातपूर्ण रवैया रखते हैं इतिहासकार, इतिहास उन्हें माफ़ नहीं करता है। चंद लम्हों के लिए उन्हें तो बड़ी प्रसिद्धि मिल जाती है, लेकिन जब 200-400 वर्षों के बाद जनता जागरूक होती है तो उनके चेहरे पर कालिख पोत देती है। दोस्तों, मीडिया ने मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी के परिश्रम को कोई तवज्जो नहीं दिया। हाँ, ये बात सही है कि अमेरिका में हिंसा भड़की और उसको जो है हिंदुस्तान अखबार ने भी बड़े जगह दिया अपने अखबार में। खैर, उससे मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि अखबार तो उन्हीं लोगों को है, उन्हीं लोगों के इशारे पर नाचता है जो लोग भारत के तमाम बहुजनों के हक को छीन करके अपने हाथ में बैठे हुए हैं। इसलिए दुख नहीं होना चाहिए। अफसोस की क्या बात है, यहाँ पर जो हम लोग अफसोस व्यक्त करते हैं, 3 कनौजिए तेरे चूल्हे वाली बात भारत में जीवित है। दोस्तों, हम लोगों का मसीहा जाता है, ख़त्म हो जाता है, सिर्फ यादें रह जाती हैं। दोस्तों, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। अब्राहम लिंकन अमेरिका की धरती पर दास प्रथा को ख़त्म करते हैं, गोली लगती है, मर जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग को मारा गया। मैं पूछता हूँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के हक के लिए 26 बरस 11 महीना 27 दिन तक जेल में गुजार देते हैं मान्यवर नेल्सन मंडेला साहब, और मुहिम चल पड़ता है। अंततः फिर उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। लेकिन भारत की जो दशा बदली हुई है दोस्तों, भारत में गुलामी करते करते भारतीयों का मन गुलाम हो गया। आज स्थिति क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति को मंदिर में जाने से रोका जाता है, मुख्यमंत्री को जाने से रोका जाता है मंदिर में। माननीय अखिलेश यादव जी की कुर्सी धुआई जाती है तो मान्यवर जीतन राम मांझी जी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, श्यामा देवी के मंदिर से हटा दिए जाते हैं कि छोटे जातियों को मंदिर में प्रवेश निषेध है। मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं भारत के जो मूल निवासी हैं, जो दलित हैं, जो बहुजन हैं, वे लोग संगठित होकर के, और जिस तरह से आज जॉर्ज फ्लॉयड के मौत पर अमेरिका में लोग संगठित होकर के और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी भारत में नस्लवाद को ख़त्म करने के लिए, जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, ये आदमी को जात जात में बांट दिया गया है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्यों नहीं संगठित होते हैं? आज तो ज़रूरत है अमेरिका की तरह
संगठित होने की। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अखबार वाले अमेरिका के न्यूज़ को छाप करके हम और आपको ज़रूर ये हिम्मत देते हैं कि हम लोगों को संगठित होना चाहिए, और जैसे वहाँ के लोग एकरूपता की मांग कर रहे हैं, हम लोगों को भी एकरूपता के लिए एक झंडे के नीचे आना चाहिए। मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी चले गए हम लोगों के बीच से। मुझे वो दिन याद है कि जब सिवान में उन्होंने अंबेडकर सामुदायिक भवन में सिवान के गांधी कहे जाने वाले मान्यवर अवध बिहारी चौधरी जी और मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी दोनों ने मिल करके दीप प्रज्वलित किया था और बाबा साहेब की मूर्ति का अनावरण किया था उस कैंपस में। दोस्तों, सिवान की जनता काफ़ी दुखी है उनके जाने से, और जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जो आएगा सो जाएगा, जो पैदा हुआ है वो ख़त्म होगा। ये कुदरत का कानून है। प्रकृति हम लोगों के लिए भले अन्याय किया, पीड़ा पहुंचाया, लेकिन सच बात है कि बाबा साहेब के बाद जाने के बाद मान्यवर कांशीराम जी ने जो सपना देखा था और राजनीतिक आंखें दी थीं, उसी तरह के सपने को मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किताब के माध्यम से जो क्रांति किया, जो कुछ राज्यों में पिछड़ों के मुख्यमंत्री बने। हाँ, ये बात सही है कि जनता ने उन्हें मौका दिया, लेकिन वे लोग संपूर्ण क्रांति करने में विफल रहे, क्योंकि राजनीतिक जो यात्रा होती है वो चंद स्वार्थ के लिए की जाती है, लेकिन मुकम्मल काम करना अभी बाकी है। दोस्तों, मुझे अफसोस है कि अमेरिका के लोगों ने संगठित होकर के, बराक ओबामा ने दिया था इंटरव्यू में कि 60 साल पहले मेरे बाप को भी यहाँ होटल में नहीं घुसने दिया गया, क्योंकि मेरे बाप काले लोगों में से आते थे। आज भी अमेरिका के लोगों ने जब गुरुवार को 4 जून 2020 को जब जॉर्ज फ्लॉयड को दफनाया जा रहा था, उनके सुनहरे कब्र पर नामचीन हस्तियां मौजूद थीं, संगीतज्ञ मौजूद थे, राजनीतिक पंडित मौजूद थे, बड़े बड़े सिनेमा जगत की हस्तियां मौजूद थीं। लोग एक तरफ तो नम आंखों से उनकी विदाई दे रहे थे, तो दूसरे तरफ उनके अंदर जन सैलाब को देखकर काफ़ी खुशी भी थी कि ये बदलाव का एक अच्छा मौका है। दोस्तों, और जानते हैं, ताकतवर कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब के खिलाफ 2 मुकदमे दायर करना पड़ा वहाँ के अदालत को। और जिस ट्रंप महोदय ने बोला था कि व्हेन लूटिंग इज स्टार्ट देन शूटिंग इज स्टार्ट, उसको लोगों ने तख्तियों पर लेकर के प्रदर्शन किया और वहाँ पर ट्रंप सरकार को झुकना पड़ा है और जांच के लिए आदेश जो है जारी कर दिया गया है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि शांति स्वरूप बौद्ध जी को भी नमन करते हुए भारत में जो नस्लवाद है, जो जातिवाद है, जो मूल निवासी हैं, वे लोग जो हैं यहाँ काफ़ी अपमानित होते हैं, तिरस्कृत होते हैं। तो आज मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी को याद करते हुए हम सभी शपथ लें कि एक झंडे के नीचे आकर के एक जगह हम एकत्रित होकर के मजबूत भारत के लिए, सुंदर भारत के लिए, बाबा साहेब के संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार और कर्तव्यों का ख्याल रखते हुए संगठित होकर के और भारत को हम नस्लवाद से ख़त्म करें, जातिवाद को भारत से ख़त्म कर दें, भारत में अगड़े पिछड़े की लड़ाई ख़त्म हो जाए, भारत में दलित, बहुजन, इन लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो भी अत्याचार होता है वह ख़त्म किया जाए। और बाबा साहेब ने जो भारत के पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ जो मुहिम छेड़ा था, पूरी ज़िंदगी जो है वो समाप्त कर दिए बाबा साहेब इन चीज़ों को लड़ने में, इन चीज़ों के खिलाफ लड़ने में। बाबा साहेब के सपनों को साकार देने के लिए मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी को
मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ कि ऐसा महापुरुष हम लोगों के बीच से भले ही चला गया, लेकिन सच तो यह है कि हम लोगों को ये जो दो आँखें और साहित्य के माध्यम से जो ज्ञान वो व्यक्ति दे गया, शायद जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक शांति स्वरूप बौद्ध जी का नाम भी रहेगा। और किस रूप में? एक अच्छे इतिहासकार के रूप में, एक निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में, चिंतक के रूप में। सिर्फ वो दलितों के आवाज़ नहीं थे, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि भारतीय इतिहास के वो आवाज़ थे, क्योंकि गुलाम बना करके और भारत के इतिहास को उल्टा पुल्टा लिखने वाले लोगों ने जो सच्चाई पर काला बादल दे दिया, उस बादल को हटाने का काम शांति स्वरूप बौद्ध जी ने किया। कैसे छोटी छोटी किताबें लिखी और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी। अभी जो है भाई राजदेव जी बौद्ध सिवान से बात हो रही थी, कहा उन्होंने कि 7 मई 2020 को बात हुई थी, अभी वो रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। तो सिवान की जनता बहुत दुखी है। और भाई शंभू जी नेशनल दस्तक वाले ने यह बात कहा कि 25-30 करोड़ लोग, सोशल मीडिया के लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों सच बात है कि उनके लिए अमेरिका और कनाडा में भी लोग रो रहे हैं। जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वे किताबें गवाह हैं, जिनकी किताबों का उन्होंने प्रकाशन किया वो किताबें गवाह हैं कि उनका सोच क्या था, भारत को किस रूप में देखना चाहते थे। मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी को मैं ये चाहूँगा कि आप तमाम लोग सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे को ज़रूर यह सूचना दें और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 1 घंटा सही, आधे घंटा सही उनकी किताबों को पढ़ें। जिन्होंने यह अच्छा कदम अपनाया कि बड़ी बड़ी किताबों को लोग नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ऊंची होती है। छोटी छोटी किताबों का प्रकाशन किया उन्होंने, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की किताब, ताकि वो जानते थे कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है और कहानी और इतिहास से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दोस्तों चित्र बताता है कि आपका चरित्र क्या है। आपके कमरे में जो टंगे हुए तस्वीर हैं वो बताते हैं कि आपकी सोच क्या होती है। दोस्तों तो मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जिन किताबों का प्रकाशन किया वह किताबें गवाह हैं कि वे बौद्ध साहित्य को जानने वाले बाबा साहेब के बाद उनका दूसरा स्थान था भारत में। और उन्होंने जो किताबों को प्रकाशित किया वे किताबें आम जनता तक पहुंच गई और आज आम जनता भी उसको पढ़ रही है। और सच बात यह है कि उनकी लेखनी जब चलती है तो कभी भी पक्षपातपूर्ण लेखनी नहीं होती है। जो भी उठाते हैं वो चाहे प्रियदर्शी सम्राट अशोक को उठाते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उठाते हैं, भगवान बुद्ध को उठाते हैं, कबीर दास जी को उठाते हैं, संत रैदास जी को उठाते हैं, तो उनकी लेखनी किसी भी सच बात को कहने में कहीं भी बेईमानी का पक्ष नहीं लेती है। जो बात कहते हैं निर्मल कहते हैं और बिल्कुल निष्पक्ष कहते हैं। इसलिए मान्यवर शांति स्वरूप बौद्ध जी का जाना हम तमाम लोगों के लिए एक दुखद घटना है, एक अपूरणीय क्षति है, एक वैसी क्षति है जो कम से कम साहित्य जगत में भरपाई की जाना मुश्किल सा लगता है। और ये हम तमाम दलितों, बहुजनों और मूल निवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सूरज जो ओझल हो गया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि फिर हम लोगों के साहित्य को आगे बढ़ाने वाला कौन से साहित्यकार इस झंडे को आगे ले जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है भारत में वही इतिहास पढ़ाया गया, गुलामी का इतिहास, कभी भी आज़ादी का बात नहीं पढ़ाया गया। और जितने महापुरुष हुए उन लोगों को भी जात और धर्म में बांटा गया। दोस्तों अफसोस है कि इस मानसिकता से ऊंचा उठें, उभरें, और यदि आप नहीं उभरें तो ज़रूर सोच करके देखें कि यदि अमेरिका जैसे देश में गोरे और काले के नाम पर आज भी 21वीं सदी में जो भेदभाव हो रहा है, भारत में हो रहा है, यदि यह रवैया रहा तो दुनिया के विकसित देश 50 साल के बाद कहाँ होंगे। और इंसानियत का जो लोग पाठ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वे लोग क्या कर पाएंगे क्रांति। इसलिए ज़रूरत है
शांति स्वरूप बौद्ध जी के किताबों को पढ़ने को और जन जन तक पहुंचाने को। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं फिर आपसे जुदा होता हूं। नमस्कार दोस्तों।